Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu newspaper analysis for 1st of January 2021। 1 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें बता दूं आपको कि वी आर स्टार्टिंग द रिवीजन सीरीज फ्रॉम 15th ऑफ जनवरी 2021 से हम स्टार्ट करेंगे अपना करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़। इस बार की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में कुछ नए चेंजेस हैं, जैसे वीडियोस तो रहेंगे ही, आपको वीडियो लेक्चर जैसा मैं पूरा करंट अफेयर्स 1.5 सालों का रिवाइज कराऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे भी कराऊंगा, पूरा इकोनॉमिक सर्वे, बजट। इसके अलावा जो चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ वो है क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कम से कम 2 से 3 पेपर मैं खुद बना करके आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस सीरीज़ में, ठीक है ना। तो उसमें अपन इस तरीके से चीज़ें करेंगे कि, और मैंने सोचा है कि इस बार की रिवीजन सीरीज़ का जैसे आप लोग जो लोग भी उसमें जुड़ेंगे उनके लिए कुछ जूम सेशंस भी रखे जाएंगे, कुछ जूम सेशंस रखे जाएंगे कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आपके साथ बैठ करके अपन कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ प्लान रहेगा। इट्स अ ग्रेट रिवीजन सीरीज। अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक्स हैं तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे 1.5 साल का वीडियो, पूरे लेक्चर्स मैं ही बनाऊंगा। आई विल बी मेकिंग द लेक्चर्स, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन ज्वाइन द सीरीज। एंड इसके अलावा नया साल है तो हम अब चीज़ें सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी अपने अपडेट करना शुरू करें। तो जो भी लोग इंस्टाग्राम पे हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ ज्वाइन अस एट टेम्स IAS। इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा टेम्स IAS, आप सर्च कर लीजिए। टेलीग्राम हैंडल है हमारा टेम्स UPSC, टेम्स UPSC। तो आप उसको सर्च करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वी विल बी देयर एंड इसका काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा, आई एम श्योर। सो दिस आर इट फ्रॉम आवर साइड। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द डे। पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स बताने हैं कौन कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन टेम्पररी और फ्रीलांस जॉब मार्केट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है गिग इकोनॉमी डज नॉट गारंटी अ कंसिस्टेंट इनकम टू गिग वर्कर्स। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द इंक्रीज इन एक्सेस टू इंटरनेट हैज पावर्ड द स्प्रेड ऑफ गिग इकोनॉमी। तो आपको बताने हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, या ऑल ऑफ द अबव। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन मैंने आपको बताया हुआ है गिग वर्कर्स और आपका मैंने बताया हुआ है प्लेटफॉर्म वर्कर्स, दोनों डिफरेंट होते हैं। गिग वर्कर्स मतलब कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में काम करते हैं। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में या फ्रीलांस जॉब मार्केट में काम करते हैं। दूसरा होते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं, जैसे कि स्विगी एक प्लेटफॉर्म है, जोमेटो एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से जो उनके लिए काम करने वाले हैं अलग से वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए। तो गिग इकोनॉमी के लिए तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि कोई कंसिस्टेंट इनकम नहीं गारंटी रहती है, फ्रीलांस जॉब मार्केट होता है और इंटरनेट के कारण ये थोड़ा बढ़ा है। सो दैट इज अनदर थिंग। दूसरा जो सवाल है वो है 38th पैरेलल इनमें से किन रीजन्स को डिवाइड करता है। ऑप्शंस आर नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, ग्रेट लेक्स ऑफ द USA, या रशिया चाइना बाउंड्री। आपको बताना है कि 38th पैरेलल इनमें से किसको डिवाइड करता है। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आगे देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ IAEA। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सिग्नेचर एंड रैटिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज अ प्री कंडीशन टू ज्वाइन IAEA। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 only, 2 only, both या none। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी I think none of the above, D, none of the above will be the answer। क्यों? क्योंकि इंडिया भी मेंबर है, IAEA का इंडिया मेंबर है, और अगर इंडिया मेंबर है तो NPT की कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इंडिया ने NPT साइन ही नहीं किया है। इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, दूसरा भी गलत है। ना ही कोई प्री कंडीशन है NPT को ज्वाइन करने की, और इंडिया मेंबर भी है IAEA का। सो यू शुड नो दैट। अब आगे मूव करते हैं कुछ और न्यूज़ आइटम्स के लिए जो आपको जानना ज़रूरी है, जो कि दूसरे न्यूज़पेपर वेबसाइट्स इनमें आए। करंट अफेयर्स की जो रिवीजन सीरीज रहेगी उसमें भी हम यही कर रहे हैं कि हिंदू, PIB, कुरुक्षेत्र प्लस सारी वेबसाइट्स और उनका इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपको निकाल करके देंगे इन द कमेंट्स, इन द करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज वीडियोस, है ना। तो दैट विल बी अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज, प्री मेंस दोनों के लिए ही आपको यूज़ आ जाएगी वो। सो दैट विल बी द थिंग।
सबसे पहले देख लेते हैं आज की न्यूज़ में बीपीआरएनडी के बारे में जान लेते हैं। बीपीआरएनडी बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था 1970 में। बीपीआरएनडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1970 विद द ऑब्जेक्टिव टू मॉडर्नाइज द पुलिस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग रिसर्च करने का काम था। वही इसलिए बोलते हैं पुलिस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग रिसर्च करने का जो काम था वो बीपीआरएनडी के पास था। एंड इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एंड बीपीआरएनडी 1970 में बना था, 1970 में बना था। एंड इसने रिप्लेस किया था पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल, जो कि 1966 में बनी थी। तो 1966 में बनी थी पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल, उसको रिप्लेस किया था 1970 में आपके बीपीआरएनडी में। इसने इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, दूसरे जो न्यूज़ है वो है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड अ सक्सेसफुल मेडन टेस्ट ट्रायल ऑफ सहायक एनजी। तो इंडियन नेवी प्लस डीआरडीओ इन दोनों ने मिलकर टेस्ट किया, सक्सेसफुल टेस्ट किया किसका, सहायक एनजी का। अब क्या है ये सहायक एनजी? इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर फ्रॉम IL-38 SD एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है ना, तो सहायक एनजी क्या है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर है पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड, है ना, जो कि इंडियन नेवी द्वारा यूज किया जाएगा। ठीक है, सहायक एनजी डेवलप किसने किया इसको, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ लेबोरेटरीज दैट इज NSTL विशाखापट्टनम एंड ARDE आगरा। तो याद रखिएगा इसकी दो लेबोरेटरीज हैं, एक है NSTL विशाखापट्टनम में और दूसरा है ARDE आगरा की, जिसने इसको बनाया है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। की फीचर्स में अगर देखें तो द कंटेनर कैन एनहांस द इंडियन नेवीज ऑपरेशनल लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज। तो इंडियन नेवी की जो लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज है उनको इम्प्रूव करने में मदद करेगी। एंड प्रोवाइड क्रिटिकल इंजीनियरिंग स्टोर्स टू शिप विच आर डिप्लॉयड मोर देन 2000 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तीसरी जो न्यूज़ है वो है एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ टारगेट ऑफ $5 बिलियन ऑफ आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट। आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट का एक टारगेट बनाया गवर्नमेंट ने $5 बिलियन का। डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग द आकाश मिसाइल हैज मोर देन 96% ऑफ द इंडिजिनस कंपोनेंट। आकाश मिसाइल के अंतर्गत 96% इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं और इनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रयासरत है। ओके, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम एंड दे वांट टू अचीव द टारगेट ऑफ $5 बिलियन। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। द एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल विल हेल्प द गवर्नमेंट टू अचीव ऑफ इंडिया टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ $25 बिलियन टर्नओवर इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बाय 2025। ओवरऑल जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में टर्नओवर चाहिए गवर्नमेंट को $25 बिलियन का चाहिए, और अगर $5 बिलियन का आकाश से आ जाएगा एक्सपोर्ट तो वो उनका टारगेट पूरा हो जाएगा। दैट इज अनदर थिंग। आकाश मिसाइल रेंज सरफेस टू एयर इंडिजिनस मिसाइल होते हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर इंडिजिनस मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर इंडिजिनस मिसाइल बोलते हैं इनको। इनकी जो रेंज होती है वो 25 किलोमीटर की रहती है। द रेंज इज ऑफ 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर्स की रेंज रहती है। एंड इट इज डेवलप्ड अंडर द बेसिकली योर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो इनका प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि 1984 से स्टार्ट हुआ था, उसी के तहत इसको बनाया गया। तो ये भी आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर इट। आगे देखें अगर तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो इसको मैन्युफैक्चर कौन करता है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करता है। और ये मिसाइल 25 किलोमीटर की रेंज लगती है, लेकिन ऊपर कितना जा सकती है, ये ऊपर जा सकती है 18,000 मीटर इन द एयर। इट कैन गो अप 18,000 मीटर इन द एयर। लास्ट जो आप किस तरीके की न्यूज़ आइटम्स, फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स में है, इसको याद रखिएगा कि फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी। तो फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी इंडिया की लॉन्च की गई है। कहाँ पे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। तो फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन मध्य प्रदेश। देयर आर सेवरल हॉट एयर बैलून राइड्स इन द कंट्री, लेकिन दिस इज द फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी। फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी, हॉट
हॉट एयर बैलून राइड्स अलग चीज़ है, लेकिन हॉट एयर बैलून सफारी जो है वो पहली है ये। तो दैट इज़ अनदर फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। आगे देखते हैं कोर सेक्टर्स आउटपुट श्रिंक्स 2.6% इन नवंबर। तो कोर सेक्टर का जो आउटपुट था वो 2.6% श्रिंक किया था नवंबर में। कोर सेक्टर्स के नाम आप जरूर याद रखिएगा, द नेम्स ऑफ द कोर सेक्टर यू शुड रिमेंबर, देज आर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। याद रखेगा ये 8 कोर सेक्टर्स में आते हैं। कौन कौन से? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो बड़ा सवाल ये है कि इनमें से सबसे अधिक वेटेज किसका है, सबसे कम वेटेज किसका है, ठीक है ना, एक ये भी क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है आपका कौन निकालता है? CSO निकालता है। वैसे CSO अब NSO के अंदर आने लगा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने लगा है, बट आप इसको याद रख सकते हैं कि CSO निकालता है। और आपका जो बेसिकली IIP है वो मंथली कैलकुलेट होता है। ओके, याद रखिएगा IIP जो है वो आपका मंथली कैलकुलेट होता है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप याद रख सकते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना। एंड हमने ये देख लिया कि जो आपके ये सेक्टर्स हैं कौन कौन से? कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द 8 कोर सेक्टर्स जो कि आपको याद रखने हैं और इनका ज़रूर आप मतलब कि इंपॉर्टेंट है, एक बार मुझे वेटेज बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप बता सकें तो डू टेल मी द वेटेज ऑफ दीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है, ठीक है ना। वैक्सीन क्लोज टू अप्रूवल हिंट्स DCGI ने ये ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये बोला है कि वैक्सीन जो है वो क्लोज फॉर अप्रूवल है। ऑब्वियसली बात है, क्लोज फॉर अप्रूवल है ना। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका भी डेटाबेस मंगाया गया अभी रिसेंटली होम मिनिस्ट्री द्वारा कि वैक्सीन किसको किसको दी जाएगी, है ना। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स में पुलिस फोर्स के ये लोग आते हैं। सो बढ़िया, हम लोग को पहले वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। सो दैट इज द थिंग, हेल्थ केयर वर्कर्स सबसे पहले, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स। जियो कॉल्स टू ऑल द नेटवर्क्स फ्री फ्रॉम टुडे। तो आज से जो जियो कॉल्स हैं सारे फ्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो IUC रिजीम है वो एंड होने वाली है। IUC रिजीम क्या है ये लिख लो। IUC रिजीम जो है बेसिकली इसको बोलते हैं इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज। इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज, इसमें होता ये था कि इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज के अंतर्गत 6 पैसे पर मिनट कॉल में चार्ज किया जाता था कि जो राइवल नेटवर्क है उसमें, जैसे मान लो आपने जियो से एयरटेल में कॉल कर दिया या जियो से आपने आइडिया में कॉल कर दिया, तो वो राइवल नेटवर्क है। तो ये इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज किया जाता था 6 पैसे का, विच हैज़ टू बी पेड टू द राइवल्स सच एज भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया वेन एवर इट्स नेटवर्क्स वर यूज्ड, है ना। जब इनके नेटवर्क का यूज़, अभी जियो से कॉल करोगे तो जियो के नेटवर्क पे थोड़ी कर रहे हो आप, तो दूसरे के नेटवर्क पे कर रहे हो, तो वो फिर इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज करते हैं। तो दैट रिजीम इज एंडिंग एंड इस कारण से जो आपका जियो टू अलग कॉल करने में पैसा लगता था वो नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब रात भर आप फ़ोन पे लगे रहे, आप पढ़ाई करते रहिएगा, है ना। ऐसा नहीं, ये मत सोचना कि नहीं भैया फ्री हो गया तब तो बात करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं होता, फ्री हो जाए तो भी ज़रूरी नहीं कि बात करो। इंडियन एयरफोर्स सेंड्स हेलीकॉप्टर टू टेम वाइल्ड फायर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एक्चुअली। एक वाइल्ड फायर स्प्रेड हो गया है कहाँ पे? ज़्यूकू वैली पे। याद रखिएगा, रिमेंबर दिस नेम, ज़्यूकू, DZUKOU, ज़्यूकू वैली, विच इज़ अ फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन ऑन द मणिपुर नागालैंड बॉर्डर। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पे लोकेटेड है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, ज़्यूकू वैली। और यहाँ पे एक वाइल्ड फायर स्प्रेड कर गया है, तो वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने अपने MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को भेजा है टू टेम द मैसिव वाइल्ड फायर इन द ज़्यूकू वैली। याद रखिएगा, दिस हेलीकॉप्टर इज इक्विप्ड विद बैम्बी बकेट फॉर फायर फाइटिंग इन द ज़्यूकू वैली नियर कोहिमा। तो ज़्यूकू वैली जो है कोहिमा के पास है, नागालैंड और आपके मणिपुर बॉर्डर के पास है। सो ज़्यूकू वैली का नाम याद रखिएगा, वाइल्ड फायर स्प्रेड हुआ है वो याद रखिएगा, और इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे गया है। दैट इज अनदर फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। तो ये भी न्यूज़ आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल सेगमेंट में अगर आप आते हैं तो पहला एडिटोरियल, अ लेपर्ड काउंट विद अ मिसिंग बेंचमार्क नंबर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी देखो क्या हुआ था, अभी एक लेपर्ड सर्वे किया गया, जिसमें ये बोला गया कि 4 सालों में 60% लेपर्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है।
60% लेपर्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली बात तो ऑथर ने कहा है कि ये जो 21 स्टेट्स में ये किया गया, 21 स्टेट्स में सर्वे किया गया, दैट वाज अ मैसिव टास्क, बहुत बड़ा टास्क था, इसलिए पहले तो हम कंग्रेचुलेट करते हैं कि आपने इतना बड़ा मैसिव टास्क कंप्लीट किया। दूसरी चीज़ जो ऑथर बोल रहा है वो ये बोल रहा है, अब देखो अब मैं 2-3 कंटेंशन बताऊंगा। इस रिपोर्ट का नाम सबसे पहले याद रखना, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट है। स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट। इसके पहले का जो एस्टीमेट है वो 2014 का एस्टीमेट है, 4 साल पहले का। 2018 का स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018। इसमें ये बोला गया कि जो टाइगर्स लेपर्ड्स के नंबर हैं वो 12,852 है, 12,852 हैं। अब ऑथर का पहला जो कंटेंशन है वो ये है कि पहली चीज़ तो ये नंबर ही गलत है, मतलब 12,852 का जो नंबर है वो गलत है। लेकिन रिपोर्ट ने क्या लिखा है, रिपोर्ट मिनिमम 12,852 यानी कि रिपोर्ट अपने आप को बचा लेती है ये बोल करके कि मिनिमम जो नंबर है लेपर्ड्स का वो 12,852 है। लेकिन ऑथर ने ये कहा है कि कम से कम 20,000 लेपर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कि जो फोकस था इस स्टडी का वो उन रीजन्स पे था जो टाइगर डोमिनेटेड रीजन है, जो टाइगर जहां पे रहता है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा है कि एक्चुअली तो फोकस एरियाज थे, दे वर मोस्टली द टाइगर इनहेबिटेड रीजन, जिसमें सॉरी टाइगर्स भी जहां पे रहते हैं। तो लेपर्ड के हैबिटेट जैसे कि रॉकी आउटक्रॉप्स हो गए, स्मॉलर ड्राई फॉरेस्ट हो गए, हायर एलिवेशन हैबिटेट्स हो गए हिमालयाज के, एग्रीकल्चरल लैंडस्केप हो गए, कॉफ़ी, टी, एरेका नट, शुगरकेन प्लांटेशंस हो गए, इन जगहों पे जहाँ पे लेपर्ड्स पाए जाते हैं दे वर नॉट द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। वो रीजन्स इस एक्सरसाइज का हिस्सा ही नहीं थे। जब वो रीजन्स इस एक्सरसाइज का हिस्सा ही नहीं थे तो आप कैसे बोल सकते हो कि लेपर्ड्स की पॉपुलेशन जो है वो केवल 12,000 है। तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच द ऑथर रेजेस। अब दूसरा जो सवाल ऑथर उठाता है वो ये उठाता है कि ये जो दूसरा कंटेंशन दिया गया है कि लेपर्ड्स की पॉपुलेशन 60% बढ़ी है, वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2014 में जब भी सर्वे किया गया था तब केवल 18 स्टेट में सर्वे किया गया था। एरिया जो है इस बार के सर्वे का उससे 25% कम एरिया पे किया गया था। तो ऑब्वियस ही बात है दो अलग चीजों के सर्वे को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। भाई एक बार मैंने सर्वे किया एक सिटी में, दूसरी बार मैंने सर्वे किया 10 सिटीज में, तो क्या मैं एक सिटी के नंबर से और 10 सिटी के नंबर को कंपेयर कर सकता हूं? क्या पता मैं अगर 2014 में ही 10 सिटीज का नंबर कंपेयर करता तो वही आ जाता। तो यही चीज ऑथर ने बोली है कि आप तब तक नहीं बता सकते कि नंबर कितना बढ़ गया है, 60% इंक्रीज है कि 80% इंक्रीज है, जब तक आपको एग्जैक्ट उसी सर्वे के मतलब उसी बाउंड्री के अंदर, जब आप देखो एक बार आपने किया इतनी बाउंड्री में सर्वे, एक बार आपने क्या इतनी बड़ी बाउंड्री में सर्वे, अब आप बोल रहे हो इस समय 50 मिले थे अब हमको 100 मिल गए हैं, मतलब कि इंक्रीज हो गया है 100% का। तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि पहले सर्वे ही आपने छोटी जगह में किया था। अगर पहले भी आप सर्वे इतनी ही बड़ी जगह में करते तो हो सकता है पहले ही आपको 100 मिल जाता, है ना। तो दैट इज द थिंग कि दो अलग अलग जब स्केल रहे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। दैट इज नॉट अ गुड स्केल फॉर कंपेरिजन। तो वही ऑथर ने कहा है कि जब तक आपके पास प्रॉपर बेंचमार्क ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो? पहली चीज आपने एरिया बढ़ा लिया है इस साल 2018 में, आपने नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा लिए हैं इस साल 2018 में, फिर आपने तीसरा जो कैमरा ट्रैप्स हैं वो भी आपने ज्यादा यूज किए थे इस साल। तो जब इतनी सारी चीजें थी तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा ही होना था नंबर। लास्ट में ऑथर कुछ थ्रेट्स बता रहे हैं टू द लेपर्ड पॉपुलेशन। थ्रेट क्या क्या है? पहला है जनरल हैबिटेट लॉस ड्यू टू माइनिंग एंड क्वेरिंग, हैबिटेट लॉस ड्यू टू माइनिंग एंड क्वेरिंग, पोचिंग फॉर द बॉडी पार्ट्स, मोर्टेलिटी ड्यू टू व्हीकल कोलिजन्स, रिटेलिएटरी किलिंग ड्यू टू ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सीडेंटल डेथ ड्यू टू स्नेयर्स सेट फॉर कैचिंग वाइल्ड प्रे। ये सारी चीजें हैं इसके डिक्लाइन के रीजंस। क्या क्या है? पहला तो हैबिटेट लॉस ड्यू टू माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग क्वेरिंग के कारण। दूसरा है पोचिंग फॉर बॉडी पार्ट्स, खुद इनको बॉडी पार्ट्स के लिए पोच किया जाता है, मारा जाता है। देन मोर्टेलिटी ड्यू टू व्हीकल कोलिजन्स सबसे। देन रिटेलिएटरी किलिंग, मतलब कि कभी कहीं क्या होता है लेपर्ड्स घर में घुस जाते हैं किसी के या कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पे रिटेलिएटरी किलिंग की जाती है ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट केस से। देन एक्सीडेंट डेथ ड्यू टू स्नेयर सेट फॉर कैचिंग वाइल्ड प्रे, वाइल्ड प्रे को पकड़ने के लिए स्नेयर्स का यूज किया जाता है, उसमें कभी कभी ये फंस जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। सो दीज आर द मेन रीजंस जो कि रीजंस है फॉर द थ्रेट और टू दिस लेपर्ड पॉपुलेशन। और वही चीज ऑथर ने कहा कि इन पे फोकस करने की जरूरत है।
आगे मूव करें तो हैज द स्पेशल मैरिज एक्ट फेल्ड टू प्रोटेक्ट इंटरफेथ कपल्स। यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बता दूं, स्पेशल मैरिज एक्ट इंडिया का है 1954 का, इंडिया का 1954 का है। इसके पहले जो स्पेशल मैरिज एक्ट आया था वो 1872 यस 1872 में था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1872 में था। तब जब आया था तो ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जिसमें केशव चंद्र सेन थे उनके सबके एफर्ट से लाया गया था। लेकिन जब 1872 में ये आया उस समय इस एक्ट के अंतर्गत एक चीज़ ये थी कि जब दो डिफरेंट रिलीजन के लोग मैरी होंगे देन दे विल रिनाउंस देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे कि क्यों हम 1872 से 1954 पे आए। तो 1872 वाले एक्ट में ये था कि अगर दो इंटर रिलीजन फेथ के लोग मैरी करेंगे सो दे विल लीव देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स, दे विल लीव देयर रिस्पेक्टिव फेथ। लेकिन ये चीज़ बाद में जब रियलाइज हुई लोगों को तो ये समझ में आया कि भाई ये तो गलत है, ये तो पर्सनल लिबर्टी पर्सनल फ्रीडम सबके अगेंस्ट है। तो 1954 में फिर इसको रिपील किया गया, 1872 वाले एक्ट को रिपील करके 1954 का एक्ट लाया गया, स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें कि ये कंडीशन हटाई गई, ठीक है ना। अब SMA जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों साबित नहीं हो पाया, क्योंकि SMA का यूज़ बहुत कम केसेस में किया गया। ऑथर ने कहा है सबसे पहले बहुत कम केसेस में इसका यूज़ किया गया है, उन कंट्रीज़ के लिए बेसिकली किया जाता है जो अन्य डॉक्यूमेंट नहीं मानते हैं, तो लोग आकर के फिर SMA से रजिस्टर करवा लेते हैं और अपनी मैरिज का सर्टिफिकेट दिखा देते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो बेसिकली उनके लिए यूज़ किया गया है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने ये बोला कि SMA में एक कंडीशन ये है कि आपका नोटिस लगता है, मतलब कि नोटिस लगाया जाता है आपकी मैरिज के रिगार्डिंग। तो ऑथर ने कहा कि जो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, अब आप गए कोर्ट में शादी करने लेकिन वहाँ पे नोटिस लग गया पहले 1 महीने के लिए आपका, तो ऑथर ने वही कहा कि ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है इनको आप अपने प्राइवेट अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग इससे बचने के लिए ही SMA या इन सब की सहायता लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जब इतना बड़ा नोटिस लग जाएगा तो ये जो विजिलेंटे ग्रुप हैं, जो विजिलेंटे ग्रुप चलते रहते हैं, तो दे विल नॉट लीव, एंड वो तो रोज जाकर के एक बार नोटिस बोर्ड चेक करते हैं भाई किसकी शादी होने वाली है ना, तो दे विल चेक दैट थिंग एंड दीज थिंग्स एंड ऑल। तो वही वाली बात है कि दैट हर्ट्स द मतलब कि जो उस व्यक्ति का पर्सनल स्पेस है उसको हर्ट करता है दैट नोटिस एंड ऑल। एंड अभी द सुप्रीम कोर्ट हैज फाइनली एडमिटेड अ पिटीशन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस प्रोविजन इज एग्जामिन्ड। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एग्जामिन किया जा रहा है कि ये नोटिस वाला जो प्रोविजन है वो सही है या नहीं। अब ऑथर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या SMA को मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा जो स्टेट्स हैं एंटी कन्वर्जन लॉ वाले। तो एंटी कन्वर्जन लॉ डिफरेंट है, SMA डिफरेंट है ना, कन्वर्जन लॉ डिफरेंट है, SMA डिफरेंट है, इसलिए दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। कर्नल बुल कुमार सियाचिन हीरो पासेज अवे। तो कर्नल नरिंदर बुल कुमार इनको बोला जाता है, याद रखिएगा नरिंदर बुल कुमार। अगर आपसे कहीं पूछे कि कौन थे ये, तो ही वॉज अ रिटायर्ड कर्नल एंड इंस्ट्रूमेंटल इन द आर्मी लॉन्चिंग ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत कब लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर के टाइम पे 1984 में। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था। तब हमारे ये हीरो थे, वॉर हीरो थे कर्नल नरिंदर बुल कुमार, याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर 1984 ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। ब्रिटेन लीव्स यूरोप सिंगल मार्केट। तो फाइनली ब्रिटेन ने यूरोप का सिंगल मार्केट लीव कर दिया, छोड़ दिया, एंड एंडिंग नियरली हाफ अ सेंचुरी ऑफ इन टर्बुलेंट टाइज विद द क्लोजेस्ट नेबर्स। तो उनके हाफ सेंचुरी 50 सालों से उनके जो टर्बुलेंट टाइज थे उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। इंडिया मस्ट रेज द बार ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम्स। तो FATF ने कहा है कि इंडिया को मतलब रेज करना चाहिए बार ऑन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम को वो करना चाहिए। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा फैक्ट बताता हूँ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है कब बना था, 1989 में बना था। किसके इनिशिएटिव से बना था, G7 की इनिशिएटिव से बना था। क्या काम करता है, जब बना था तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था स्टार्टिंग में। 2001 में इसके अंदर एक और काम आ गया, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का, टेरर फाइनेंसिंग। तो याद रखेगा 1989 में बना था, G7 की इनिशिएटिव से बना था। इनिशियली केवल एक काम करता था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का। 2001 से इसके अंतर्गत एक और काम आ गया जो कि है क्या, काय का काम, आपके टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान जो है उसकी ग्रे लिस्ट में अभी भी है ना। तो देखते हैं कब आएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी, अब देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, डंपिंग क्या होता है, पहले अगर आप ये समझ लो तो हम आपको बता सकते हैं कि एंटी डंपिंग क्या होता है। डंपिंग का मतलब होता है जैसे एक कंट्री, चाइना के अंदर ताले मान लो 20 रुपए में मिल रहे हैं। अब चाइना के अंदर ताले 20 रुपए में मिल रहे हैं, बट इनके पास इतने ताले हैं कि कोई खरीदने वाला नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इंडिया में 10 रुपए के ताले बेचना शुरू कर देंगे। वही ताले जो उनकी कंट्री में 20 रुपए के हैं वो इस कंट्री में 10 रुपए के बेचने लगे। तो जब कोई कंट्री अपनी कंट्री के रेट से बहुत कम रेट पे सेम प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देता है तो वो कहलाता है डंपिंग। जैसे चाइना जो है वो स्टील की डंपिंग करता जाता था, स्टील की डंपिंग करता है। स्टील उनके यहाँ जिस रेट में मिलता है उससे बहुत कम रेट पे वो इंडिया में बेचना शुरू कर देते, क्योंकि स्टील उनके यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, ठीक है ना, उसको डंपिंग बोलते हैं। अब इसके अगेंस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो लेवी करती है एक एंटी डंपिंग ड्यूटी, ताकि उसका रेट थोड़ा बढ़ जाए। सिंपल सी बात, उसके रेट को बढ़ाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है ताकि इंडिया के अंदर उसका प्राइस बढ़ जाए और जो बाकी का हमारे इंडिया का खुद इंडिजिनस है उसके साथ कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वो आ पाए। तो दैट इज द रीजन व्हाई द एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अप्लाइड। तो जैसे आपका 10 रुपए प्राइस कम किया था ना, ताले 20 रुपए के थे लेकिन इंडिया में 10 रुपए का था, तो इंडिया वाले क्या करेंगे कि इसमें 10 रुपए की एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। तो इसका प्राइस फिर से इंडिया में कितना हो जाएगा, 20 रुपए। तो बाकी लोग, अब देखो क्यों प्राइस क्यों बढ़ाना है, प्राइस इसलिए बढ़ाना है क्योंकि भाई हमारा हिंदुस्तानी भाई जो है उसने भी तो 18 रुपए के ताले देने का सोचा है। अब ये जब 10 रुपए के ताले देगा तो 18 वाले का ताला तो कोई नहीं खरीदेगा, इसके 10 के खरीदेंगे। तो इसका प्राइस हमने बढ़ा के 20 कर दिया, जब 20 कर दिया तो लोग 18 वाले को खरीदेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट भी खरीदे कम से कम लोग, और एंटी डंपिंग ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है। सो बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई होप you got clarity regarding that. So basically that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.